हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें अच्छे से लर्न करना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जाके हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, वो होगा गॉस लॉ का। ओके, तो गॉस लॉ हमें अच्छे से आ जाए उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर। पहले आपको एरिया जो है, आपने सिर्फ सुना है कि एरिया होता है या एरिया हम लेते हैं, लेकिन अब हमें एरिया को एज अ वेक्टर कंसिडर करके लेना होगा। तो वो जो एरिया वेक्टर है उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन एज वेल मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर इट। ये मैं लिख लेता हूं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore direction as well magnitude both are required for it। ओके, उसके लिए दोनों चाहिए होंगे। जो एरिया वेक्टर है उसके लिए डायरेक्शन तो नेसेसरी होगी, उसकी वैल्यू भी नेसेसरी होगी। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट समझनी है हमें बच्चों के, एरिया जो होगा दैट इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसिस। दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसिस। मैं आज आपको एग्जांपल बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी लाया हूं। देखो, मान लो अभी मेरे पास ये क्यूब है। ठीक है, अब मान लो ये जो क्यूब है ये वुडन का बना हुआ है। अब ये जो क्यूब है उसका मुझे यहाँ पे पॉइंट स्टडी कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर उसके बाहर निकलेगा इस तरफ से। अगर मुझे पॉइंट इस तरफ स्टडी करना हो तो एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा इस तरफ, और अगर पॉइंट हमारा इस तरफ हो तो इसका एरिया वेक्टर निकलेगा इस तरफ। मान लो पॉइंट हमारा नीचे हो तो एरिया वेक्टर निकलेगा हमारा इस तरफ, नीचे की तरफ। और अगर मेरी तरफ हो पॉइंट तो मेरे वाली जो फेस है मेरे तरफ की, वहां से एरिया वेक्टर इस तरफ निकलेगा। तो आपको यह समझना है कि आपका पॉइंट ऑफ स्टडी कौन सा है। क्या पॉइंट आपका ऊपर है, नीचे है, अगल है, बगल है, कहाँ पे है। अगर यह आपको समझ आ गया तो फिर आप अच्छे से एरिया वेक्टर ले पाओगे। इसी तरह से अगर हमारे पास पैरेललोपाइप्ड हो, पैरेललोपाइप्ड, तो पैरेललोपाइप्ड के लिए भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। यह हमारी फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए अगर ऊपर हो तो एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ। अगर पॉइंट हमारा नीचे हो तो नीचे निकलेगा। अगर इस तरफ पॉइंट हो तो यहाँ से बाहर निकलेगा, और अगर हमारा पॉइंट इस तरफ हो तो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेसिस इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेसिस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लो बच्चों कि हमारे पास एक कोन है। कोन, ये आइसक्रीम का कोन ही है, नहीं वुडन का है। तो जो कोन है उस कोन के अगर ऊपर पॉइंट हो तो ये हमारी फ्लैट सरफेसेस है, तो उसका एरिया वेक्टर निकलेगा इस तरफ। अगर पॉइंट में इस तरफ लूं तो ये जो सरफेस उसको हमें प्लेनर मानना पड़ेगा। वी शुड कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट एज अ प्लेनर बॉडी, फिर हम उसका स्टडी कर सकते हैं। तो अगर इरेग्युलर शेप हो तो उसका भी हम स्टडी करेंगे। अगर ये तो हमारा क्या रेगुलर शेप है, लेकिन अगर कर्व आता हो या पॉइंट ऑफ लोकेशन कहीं पे और हो स्टडी का, तो इरेग्युलर या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे स्टडी करना है फ्लक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है। तो अगर स्फीयर के लिए हमें फाइंड करना हो एरिया वेक्टर,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक लोकेशन बनाता हूं इतनी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस तरह से उसके ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेना है। तो अब मैं इसे प्लेनर बॉडी कंसीडर कर सकता हूं। तो उसके आउटवर्ड आएगा फ्लक्स, ओके, जो फ्लक्स आएगा दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम दैट बॉडी, उस बॉडी के बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड फ्रॉम दैट बॉडी। अगर मेरा पॉइंट ऑफ स्टडी ऊपर है तो मैं इतनी जगह को क्या मान लूंगा, प्लेनर बॉडी मान लूंगा, और फिर हमारा जो फ्लक्स है यानी ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर हम लेंगे फ्लक्स स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट आएगा बच्चों, ओके। अगर हमारे पास रिंग हो, तो ये हमारी रिंग है। अब मेरा पॉइंट ऑफ स्टडी यहाँ है, तो इसका एरिया हम इस तरफ लेंगे। प्लेन, ये प्लेन है रिंग का। नाउ अगर मैंने रिंग को ऐसे पकड़ा है तो दैट इज रिंग इज इन अ वर्टिकल प्लेन, तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। अगर पॉइंट मुझे इस तरफ स्टडी करना है तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। इफ आई पुट दैट रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेनर बॉडी। इस प्लेन पर हमने रिंग को रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सारे शेप हमें आएंगे पढ़ने में। तो अगर आपको आइडिया आ गया कि किस तरफ लेना है तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा उसको स्टडी करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसेस। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट हमारा होगा एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेनर बॉडी। एरिया वेक्टर ऑलवेज प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये बात आपको समझ लेनी है। जैसे कि मैं एक क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक प्लेट कंसीडर कर रहा हूं, एक शीट, छोटी सी एक शीट है, ओके। जैसे आपका मोबाइल फोन है, ऐसे आपने रखा, तो उसका जो एरिया आएगा वो इस तरफ होगा डेल्टा एस, और उसकी डायरेक्शन भी एन के यूनिट वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो भी उसके अलोंग होगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग टू द परपेंडिकुलर। एरिया हमारा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अलोंग ही होगी डायरेक्शन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपको उसके परपेंडिकुलर लेना है। प्लेन हमारा ये है, ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से, प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से लेना है आपको, ओके। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले स्टडी के लिए। तो आपको आइडिया आया होगा कि हमारा जो प्लेनर बॉडी है उसका सरफेस एरिया किस तरह से लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम इसका यूनिट आपको पता होगा कि यूनिट क्या आएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, L2, ठीक है बच्चों। ये तो खैर रेगुलर बॉडी है। अगर हमारी बॉडी, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर इरेगुलर बॉडी हो तो हमें किस तरह से कंसिडर करना होगा वो हम डिस्कस करते हैं। कि मान लो अगर इरेगुलर बॉडी है तो किस तरह से हमें एरिया वेक्टर लेना है। मान लो इस तरह की इरेगुलर बॉडी है, तो इरेगुलर बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, इरेगुलर बॉडी के लिए मान लो आपको इस पॉइंट से लेना है, तो वी जस्ट कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, वी जस्ट कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। वो एरिया एलिमेंट कंसिडर करने के बाद हम उसका परपेंडिकुलर इस तरह, अगर मैंने बॉडी को ऐसे होल्ड किया है इस तरफ से, तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ से आ जाएगा। तो देन आई कैन डिवाइड एंटायर बॉडी इन अ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, पूरी बॉडी को फ्लैट बॉडी, प्लेनर बॉडी कंसीडर कर सकता हूं। प्लेनर बॉडी कंसीडर करने के बाद मैं सबका समेशन कर दूंगा, तो मुझे टोटल एरिया वेक्टर एस, बच्चों आप उसको एस से भी या फिर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सरफेस एरिया या फिर एरिया, ओके। तो एरिया को बहुत सारी रेफरेंस बुक में, हमारी एनसीईआरटी में एस से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एस से। तो हाँ, यहाँ पे हम एस से ही करेंगे।
लेकिन यू कैन ऑल्सो यूज ए, कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया वेक्टर जो ए है वही एस है, दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट आइडिया होना चाहिए किस तरफ से लेना है। बाकी डिनोशन तो आप उसको ए से भी कर सकते हो डिनोट, या फिर एस से भी कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमने जाना कि अगर इरेग्युलर बॉडी हो तो इरेग्युलर बॉडी के लिए वी हैव टू कंसिडर स्मॉल एलिमेंट एंड देन वी हैव टू समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। व्हेन वी डू समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम देन वी कैन गेट अ total area of entire irregular shape body in form of small planar body। ओके, हम irregular shape को छोटे छोटे टुकड़ों में planar body में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका टोटल जब लगाएंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। तो ये चीज़ ऐसे ही वर्क करेगी जैसे नॉर्मल रेगुलर शेप बॉडी में करती है, उसको हम इसी तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो ये एरिया है उसका मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स, ताकि आपको और इजी रहेगा समझने में। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों ये जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं वैसा ही एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट आएगी, तो तब हम उसको एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करेंगे। अभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक लाइन अगर पास कर रही हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन से बेटर है मैं आपको पहले उसका कंसेप्ट बता देता हूं कि मान लो हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है। नाउ इनसाइड द रिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है? ओके, तो रिंग के अंदर से जितनी लाइन पास करेगी परपेंडिकुलर टू प्लेनर ऑफ द रिंग, रिंग जो है मैं ले लेता हूं, ये हमारी रिंग है, ऐसे मैंने रखी है, तो ये उसकी फ्लैट वर्टिकल सरफेस इस तरफ है, तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। तो उसके अंदर से प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन पास कर रही है, कितनी लाइन पास कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से अंदर से कितनी लाइन पास कर रही है उसको हम फ्लक्स में कंसिडर करेंगे। मान लो अगर कोई लाइन बाहर है इस तरफ से, तो वो हमारे फ्लक्स में यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगी, क्योंकि वी हैव टू स्टडी फ्लक्स लिंकेज बाय दिस रिंग विद दिस रिंग। रिंग के अंदर से कितना फ्लक्स लीकेज कर रहा है वो हमें पता करना है, तो इतना ही हम उसका एरिया कंसिडर करेंगे। बाहर से जाने वाली लाइन को हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया आई कि इस तरह से हमें लेना होगा। अब देखो बच्चों, ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिंग है वो रिंग हमने इस तरह से ले रखी है, तो क्या होगा, यहाँ से इस तरफ जा रही है, तो एरिया वेक्टर देखो, इट इज अ प्लेन ऑफ रिंग, तो एरिया वेक्टर हमारा किस तरफ बनेगा? इस तरफ। मैंने आपको बोला ये देखो, ये वर्टिकल, ठीक है, ये देखो वर्टिकल फेस, वर्टिकल फेस, तो उसका एरिया इस तरफ निकलेगा, ठीक है। तो यहां आपको आइडिया आया कि एरिया हमारा इस तरफ रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of electric field lines passing through particular area। ओके, कितनी लाइन पास कर रही है पर्टिकुलर एरिया में से, उसको हम एज अ फ्लक्स डिफाइन कर लेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई। अगर यहां पे हमारा प्लेन होता इस तरह से, अगर यहां पे हमारा प्लेन होता, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, जो उसको
देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट इज पेनेट्रेटिंग, आर पार लेनी है हमें इस तरह से, ठीक है, उसको क्रॉस करनी चाहिए, उसको क्रॉस कर रही है लाइन, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। अब हमारा ये फेस को हमने वर्टिकल रखा है, तो एरिया वेक्टर हमारा यहाँ आ गया इस तरह से, ओके। तो ये जो एरिया है हमारा, टोटल एरिया ऑफ दिस प्लेन, उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको आइडिया आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं। एक बात थोड़ी और इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लो एक प्लेन है हमारा इस तरह से, उसको हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, तो उसका अगर एरिया यहाँ पे हो, एरिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से पास कर रहा हो, ओके, तो अब क्या होगा कि द एरिया इज डिवाइडेड इन टू फॉर्म। जो एरिया है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मान लो थीटा एंगल बना हुआ है हमारा, तो जहाँ थीटा बनता है वहाँ पे कंपोनेंट आता है डेल्टा एस कॉस थीटा, और वर्टिकल लाइन पे हमारा कंपोनेंट आएगा डेल्टा एस साइन थीटा, ओके। तो व्हाट इज फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका यहाँ पे कॉस कंपोनेंट लेना होगा डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द डायरेक्शन जो वेक्टर आएगा एरिया का, वो हमें कंसीडर करना होगा, ओके। वी हैव टू कंसीडर द एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ये भी नोट करके रखना कि व्हेनेवर एरिया इज नाइदर ऑन एक्स नॉर वाई, इट डिवाइड इन टू डायरेक्शन, ओके। हॉरिजॉन्टल होगा हमारा डेल्टा एस कॉस थीटा, वर्टिकल होगा हमारा डेल्टा एस साइन थीटा। तो दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों फ्लक्स के बारे में और थोड़ी बेसिक बातें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ, आप ऐसा भी बोल सकते हो उसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर ये क्या चीज है? तो ये हमारा ग्रीक अल्फाबेट है फाई, PHI फाई, ठीक है। तो जो फाई है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेगा। यहाँ पे छोटा सा ई लिखा जाता है फाई ई, ओके, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे फाई बी लिखेंगे, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा B.S। लेकिन क्योंकि अभी हमारी चैप्टर 6 पढ़ने में देरी है, ओके, इसीलिए अभी हम क्या लिखेंगे इसको, फाई ई। वो क्या डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपको पता ही है कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो मैं फाई ई नहीं लिखूं तो भी यहां से आइडिया आता है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, ओके। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और डेल्टा एस दैट इज अ सरफेस एरिया, ये हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया। तो बच्चों एक और बात आपको मुझे बतानी है कि फ्लक्स जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब फ्लक्स क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो तो नेट रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी, स्केलर क्वांटिटी। वो भी नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी होगी हमारी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, सरफेस एरिया भी वेक्टर है और है ही, तो दो क्वांटिटी अगर वेक्टर हो और रिजल्टेंट हमें स्केलर मिल रही हो, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, दैट इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। ये आप 11th में अच्छे से पढ़ के आए हो। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें स्केलर ही मिलनी है, रिजल्टेंट क्वांटिटी जो हमें मिलेगी वो स्केलर ही मिलेगी।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी स्केलर क्यों मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे वेक्टर्स हैं। तो ये बात हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और स्टेप आगे लिख रहा हूं। अगर बच्चों हम डॉट को निकाल दें, एज यू नो, इफ वी रिमूव दिस डॉट, तो इट विल बी ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। इस तरह से हमारा वर्क करेगा। ओके, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेयर theta is angle between electric field and surface area। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो एंगल होगा किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का, दोनों के बीच का हमारा एंगल है। फाई फ्लक्स जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ओके, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड हमारा सरफेस एरिया, और थर्ड जो होगा दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के एंगल बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें वही एंगल लेना है जो किनके बीच में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में हो। वही एंगल आपको चूज करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं इसको मिटा के एक और चीज यहां पे लिखूंगा कि उसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट आता है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया का आता है मीटर स्क्वायर। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम वोल्ट पर मीटर लें और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर ले लें, तो मीटर मीटर कैंसल, वोल्ट इंटू मीटर, इस तरह से होगा। या फिर ये हमारा होगा, इट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। ये हमारा यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा, न्यूटन। तो न्यूटन का तो आपको पता ही है, पता ही होना ही चाहिए। फोर्स का और एनर्जी का, ये दोनों आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। तो ये दो तो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। अगर नहीं पता हो तो एफ इज इक्वल टू एम ए से निकाल लो। तो एन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, m1 L1 T माइनस 2, मीटर स्क्वायर का होगा हमारा L2, और कूलम का हो जाएगा हमारा A1 T1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो m1 L1 L2 L3 T1 ऊपर आ जाएगा। देखो बच्चों, नीचे से ऊपर आएगा तो T माइनस 1 होगा, -2 -1 T माइनस 3, और एरिया वेक्टर अगर हमारा ऊपर आ गया तो A माइनस 1। एक बार मैं देख लेता हूं, न्यूटन का m1 L1 T माइनस 2, मीटर स्क्वायर का L2, कूलम का A1 T1, m1 L2 L1 L3, T माइनस 1 ऊपर आया T माइनस 3, और एरिया का A माइनस 1। तो ये आपको नोट करना है, उसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब फॉर्मूला के बेस पे से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं, आई कैप जे कैप वाले, और अगर एंगल वाले हो तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो चीज़ हमने पढ़ी है वो दैट इज फॉर रेगुलर शेप बॉडी। अगर इरेगुलर शेप बॉडी हो तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इरेगुलर शेप बॉडी हो तो किस तरह से करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बच्चों फ्लक्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि फ्लक्स अच्छे से पढ़ लिया तो गॉस लॉ के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपसे चुटकी में सॉल्व होंगे। और गॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, तो वो आपको अच्छे से करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। सपोज कर लो कि इरेगुलर शेप बॉडी है, तो जिस तरह से मैंने आपको एरिया वेक्टर में बताया कि फॉर अ इरेगुलर शेप बॉडी हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कट अ स्मॉल पीस ऑफ दैट बॉडी, इरेगुलर शेप बॉडी। ओके, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, अभी हमने जो प्रीवियसली केस करा दैट इज ऑफ अ रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है,
लाइक दिस. ओके, इरेगुलर शेप भी है बॉडी का और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है. देखो बॉडी का शेप रेगुलर इरेगुलर इट डजंट मैटर बिकॉज वी हैव टू कंसीडर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट एंड देन एड अप समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, देन वी कैन गेट अ टोटल सरफेस एरिया. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इरेगुलर हो तो भी हमें सेम चीज करनी होगी. हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. मान लो ये हमारा डेल्टा S1 है, तो वहां पे हम कंसीडर कर लेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1. ओके, फिर हम कहीं और लेंगे एग्जैक्टली स्मॉल एरिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लेंगे, उसका सरफेस एरिया डेल्टा S2 लेंगे. वी हैव टू डिवाइड एंटायर सरफेस in a small segment like these and then we add up all of them. okay, हम सबको ऐड कर लेंगे. तो पहले हम लिखेंगे कि कंसीडर स्मॉल सरफेस एरिया लाइक दिस, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 डैश डैश सो ऑन, एंड इट इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली E1, E2, E3 डैश डैश सो ऑन. तो हमने एरिया वेक्टर को भी डिवाइड कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिवाइड कर लिया इस तरह से. अब हम उसका समेशन करेंगे. देखो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारा क्या होगा, तो डेल्टा φ1 प्लस डेल्टा φ2 प्लस डेल्टा φ3 डॉट डॉट अप टू n. ठीक है बच्चों, अब देखो पहले स्मॉल एलिमेंट एरिया का मेरा फ्लक्स आएगा, हमारा फ्लक्स आएगा E1 डेल्टा S1 आया हमारा, सेकंड हमारा आया E2 डेल्टा S2 प्लस डैश डैश अप टू सो ऑन. इस तरह से बहुत ही मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे सबके लिए हम इस तरह से करेंगे. अब देखो बच्चों, दिस ऑल विल बी एड अप इन द फॉर्म ऑफ समेशन. 1 से लेके n तक जितने भी हमारे यहाँ पे एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं सबका हमने समेशन कर दिया. एंड दैट समेशन विल बी कंसिडर एज इंटीग्रेशन. पहले तो मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा, इसी स्टेप में लगा देता हूँ. इफ आई कंसिडर लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0. देखो बच्चों लिमिट का कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है कि अगर हम उसको लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 ले ले तो ये ds हो जाएगा हमारा ds. और एक बार ds हो गया तो हम उसको फिर क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 से n ei, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं dsi. ओके, इंस्टेंटेनियस सरफेस एरिया. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मान लेते हैं इसको, तो क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोज. नॉर्मल ये होता है हमारा इंटीग्रेशन. अगर मैं इसके ऊपर सर्कल बनाता हूं तो दैट इज डिनोटेड एज क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रेशन. तो क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट एस या डेल्टा एस या ds. इस तरह से हमारा आ जाएगा. ओके, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो अभी मैं इसी तरह से लिख रहा हूं. अगर डॉट प्रोडक्ट होगी तो आपको डॉट करके दोनों पे एरो दिखाना पड़ेगा. ओके, तो ये हमारा एक रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं दोनों को बीच में मुझे डॉट करना पड़ेगा. तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहेगा. जब हम गॉस लॉ स्टडी करेंगे तो इसका भी हमें यूज आएगा कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस, इस तरह से हमारा हो जाएगा. तो बच्चों जितना हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ई डॉट डेल्टा एस, उसी तरह से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये भी हम यूज करेंगे. ठीक है, तो ये और एक गॉस लॉ पे से एक फॉर्मूला निकलेगा फ्लक्स का. तो ये तीनों फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए. ओके, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इतने फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे. तो बच्चों इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा होगा तो किस तरह से हम उसको डील करेंगे. ठीक है बच्चों, आप नोट करो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो इसको हम मिटा देते हैं. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस जब हमारा रेगुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और प्लेनर बॉडी हो तो किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं उसकी डिस्कशन करते हैं.
हम अब न्यूमेरिकल भी करेंगे, टॉपिक आपने समझ लिया है। न्यूमेरिकल से आपको और क्लैरिटी आएगी, और जेडबलई नीट में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम करते हैं, तो उसमें भी आपको आइडिया आएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस कुछ हमारा यूं है कि ये हमारी एक प्लेनर बॉडी है। प्लेनर बॉडी में अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, उस पॉइंट को हमें स्टडी करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस तरफ है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस तरफ है ही, लेकिन मान लो कि मेरे पास ये अपना जो फोन है उसकी प्लेनर, ये प्लेनर सरफेस है हमारी, पॉइंट ऑफ स्टडी इस तरफ है, तो ये देखो फ्लैट सरफेस आई, तो एरिया वेक्टर हमारा किस तरफ निकलेगा, इस तरफ निकलेगा। तो एरिया वेक्टर इस तरफ होता, तो फर्स्ट केस हमारा है थीटा इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि व्हेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों पैरेलल होंगे तब हमारा ये केस बनेगा, एंड देन फ्लक्स विल बी ई डेल्टा एस कॉस 0। थीटा हमारा 0 है तो कॉस 0 आ गया, ई डेल्टा एस कॉस 0 1 है, तो ओके, तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चों जब भी पॉजिटिव फ्लक्स आए तो आपको याद रखना है फ्लक्स इज लिविंग फ्रॉम द सरफेसिस। पॉजिटिव फ्लक्स, इसको मिटा देता हूं, पॉजिटिव फ्लक्स लिविंग सरफेसिस, पॉजिटिव फ्लक्स सरफेस को लीव कर रहे होंगे। अब बच्चों अगर मैं सेकेंड केस यहां बताऊं आपको, और सेकेंड केस में मान लो हम थीटा को 180 डिग्री लेते हैं। ओके, 180 क्यों आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस जब एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, लेकिन पॉइंट ऑफ स्टडी पहले जो हमारा फोन के, ये हमारा फोन है, फोन के इस तरफ था, अब पॉइंट ऑफ स्टडी फोन के पीछे की साइड है, इस तरफ है। तो जब भी हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी यहां पे होगा, सॉरी पॉइंट ऑफ स्टडी यहां पे होगा, तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया तो फ्लैट सरफेस होगी, उसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे आएगा ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि E एंड डेल्टा एस बोथ मेक्स 180 डिग्री एंगल, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डेल्टा एस कॉस 180 एंड E डेल्टा एस -1 माइनस E डेल्टा एस। फ्लक्स हमारा नेगेटिव आया, जब भी फ्लक्स नेगेटिव आए तो फ्लक्स इज एंटरिंग इन द, ये देखो एंटर कर रहा है यहाँ से, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से देखो एंटर कर रहा है ना, जहाँ पे हमारा पॉइंट है वहाँ से एंटर कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट था, वहाँ से लीव कर रहा था, पॉइंट की तरफ से लीव कर रहा था, यहाँ पे पॉइंट की तरफ में एंटर कर रहा है। तो नेगेटिव फ्लक्स मींस एंटरिंग इन द सरफेस, एंटरिंग इन द सरफेस। तो ये चीज आपको बच्चों आइडिया आनी चाहिए। अब हमारा थर्ड केस कुछ हमारा यूं होगा कि जब हम ये अपनी सरफेस है उसको फ्लैट रख देंगे, ऐसे फ्लैट रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, तो बच्चों क्या कोई लाइन फ्लैट सरफेस में से अंदर से पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस तरह से लाइन तो है। ओके, तो क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा ऊपर आएगा, एरिया वेक्टर हमारा ऊपर आएगा पॉइंट ऑफ स्टडी का। ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो पॉइंट ऑफ स्टडी का मैं पॉइंट ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नीचे भी हो सकता है, नीचे हो तो भी सेम ही सिचुएशन बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा से, देखो कोई लाइन काट नहीं रही है, सरफेस एरिया को कोई भी लाइन काट के नहीं जा रही है, नॉट पासिंग थ्रू। ओके, ये देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा बन रहा है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर को हमने रेड पेन से डिफाइन किया था, ऊपर की तरफ बना ये।
तो यहाँ पे हमारा एंगल 90 बना, when थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो एंगल हमारा है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 90, कॉस 90 हमारा हो जाएगा 0, तो फ्लक्स हमारा हो गया 0। अब सरफेस ही हमारी इस तरह से रखी है, तो कोई भी लाइन कट नहीं रही है प्लेन के जरिए। अगर प्लेन हमारा इस तरफ होता तो लाइन कटती, कटती मतलब उसके अंदर से जाती, क्रॉस होके जाती। हमारा प्लेन इस तरफ होगा तो कोई भी लाइन क्रॉस होके नहीं जा रही है, डायरेक्टली जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा 3 केसेस। अब कोई भी सरफेस हमने ऐसे रखी हो तो एरिया हमारा इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का हम एंगल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल। बच्चों जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि सपोज रिंग को हमने थोड़ा सा ऐसे रखा है, ओके, और इस तरह से हमने रिंग को रखा है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे सरफेस एरिया मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे है, और हमें एंगल बता रखा होता है ये वर्टिकल लाइन से। मान लो वर्टिकल लाइन से हमें एंगल बता रखा है 60 डिग्री, वर्टिकल लाइन से हमें 60 डिग्री एंगल बता रखा होता है। तो हमें कौन सा एंगल लेना है? ये एंगल लेना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ठीक है, हमारा देखो बच्चों, अगर रिंग को हम इस तरह से रखेंगे तो उसकी एक्सिस तो इसी तरह से पास होगी। ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि मान लो ये हमारा एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को मैंने ऐसे कट किया, ऐसे कट कर दिया, तो नाउ एरिया बी लाइक दिस, एरिया हमारा इस तरफ से हो जाएगा। तो सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें इसी तरह से दिया है और एरिया अब हमारा इस तरह से ऊपर हो गया, लेकिन हमें मान लो एंगल जो दिया है वो वर्टिकल लाइन के साथ बना के दिया है। मान लो हमें दिया है एंगल 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये हमें एरिया वेक्टर दिया नहीं होगा, ओके, हमें खुद से अज्यूम करना होगा, क्योंकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह से है, इस तरह से थोड़ा टिल्टेड है, वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड है, तो हमारा एरिया यहाँ पे आया, वो हमें खुद से यहाँ पे आएगा, सॉरी, वो हमें खुद से डिफाइन करना है। और ये एंगल अगर 60 है तो ये 30 है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सा एंगल रखना है? 30 डिग्री वाला एंगल रखना है, ये वाला। ओके, हमें ये बताया नहीं होगा, खुद से हमें पता करना होगा कि अगर ये 60 है तो ये 30 ही आएगा, और फिर हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, जैसे कि आपको आइडिया आए। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, अगर हो सके तो एक बार आप वापस इस लेक्चर को देखना, ताकि फ्लक्स के जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको आइडिया आ जाए। एक बार फ्लक्स के पॉइंट आपको आइडिया आ जाएंगे तो फिर हम उसको गॉस लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन हमारा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, मान लो 3i कैप है प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप है वोल्ट पर मीटर, एंड डेल्टा एस है मान लो माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3 कैप है मान लो मीटर स्क्वायर। फाइंड फ्लक्स, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ऑप्शन में आपको बताता हूं, 7 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर,
ये वोल्ट पर मीटर बच्चों वही होता है, वोल्ट पर मीटर यानी क्या होता है अपना न्यूटन पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम। ओके, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, बी 12 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, डी सी 18 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें एंगल वेंगल नहीं बता रखा होता, क्योंकि एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा करना है हमें फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। 11th में बच्चों आपने पढ़ा है, ओके टेक्स्ट बुक में भी आता है तो पढ़ा तो होगा ही ना आपने। तो क्या आता है ई 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डॉट डेल्टा एस माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। अगर बच्चों आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने ऐसा सीखा है डॉट प्रोडक्ट में 11th में कि आई हो या जे हो या के हो तो सेम के लिए 1 आता है डॉट प्रोडक्ट में, और अगर अलग अलग हो आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या के डॉट आई हो तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमें आइडिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना बच्चों कि सिर्फ सेम प्रोडक्ट का ही लेना है। यहाँ पे देखो सेम प्रोडक्ट होंगी उनका ही लेना है। तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा 3 टू जा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 टू जा 6 आई डॉट आई 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 जे डॉट जे 1 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 के डॉट के 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 प्लस माइनस 8। अब 15 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर बचेगा 7। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो 7 ऑप्शन में है अपना ए, तो हमारा आंसर आ गया ए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं। थियरी हमने समझ ली है, अब हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट वाले तो हमने 11th में भी किए हैं, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आपने किए होंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर में। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इफ E is equal to x square I cap है and EY and EZ is 0, find net flux through cube। इसके बच्चों ऑप्शन हम लिख देते हैं। 5 यूनिट, बी 4 यूनिट, सी 3 यूनिट और डी हमारा 2 यूनिट। बच्चों डायग्राम में बनाता हूं, इसका क्वेश्चन का डायग्राम भी है तो आप खुद भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। ये देखो ये अपना डायग्राम है, एक्स एक्सिस वाई और जेड। ये अपना क्यूब आ गया। बच्चों इसमें एक्स्ट्रा में ये बता रखा है कि डिस्टेंस जो है वो हमारा 1 यूनिट है, या फिर हम 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर, और इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। ब्रेथ भी क्यूब है तो सबकी सेम आएगी। ओके, अब बच्चों इसमें हमें करना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में देखना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप, यानी इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पहले से ही रेड पेन से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर लिया, मैं क्यूब दिखाता हूं। मैंने स्पेशल आपके लिए क्यूब बनवाया है, देखो तो ये क्यूब है।
अब इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो फेस अपना ये फेस, उसका एरिया बाहर निकलेगा इस तरफ, लेकिन बच्चों ये वाला जो फेस है उसका एरिया इस तरफ आएगा। ये क्यूब देखो, यहाँ जो है उसका एरिया इस तरफ, और यहाँ पे जो है उसका एरिया इस तरफ आएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर में डिनोट करता हूँ, ये देखिए ये अपना एरिया, और यहाँ पे इस तरफ का एरिया हो गया। तो दो हमारे पास आए, इसको हम राइट फेस बोल देते हैं राइट, और इसको हम लेफ्ट फेस बोल देते हैं लेफ्ट। दोनों का फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम राइट का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स ऑफ अ राइट फेस ई डॉट डेल्टा एस, डॉट रिमूव करोगे तो आएगा कॉस थीटा, एज बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन एंगल विल बी जीरो। जैसे ही हम जीरो एंगल रखेंगे यहाँ पे, ई डेल्टा एस कॉस जीरो 1, तो फाई आर हमारा आया प्लस ई डेल्टा एस। ये हमारा राइट साइड का फ्लक्स आ गया। अब बच्चों मैं लेफ्ट साइड का दे रहा हूं। एरो देखो, एरो से एक बात बनेगी हमारी, इसका एरो इस तरफ, इसका इस तरफ, तो बोथ आर अपोजिट होंगे। तो लेफ्ट साइड का हमारा फ्लक्स आएगा ई डॉट डेल्टा एस, डॉट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा कॉस 180। 180 क्यों बच्चों? रेड कलर का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लैक कलर का हमारा सरफेस एरिया। मजा आ रहा है ना? तो जितना आप कंसेप्ट समझते जाओगे उतना आपको अच्छा रहेगा। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, वो भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। फाई एल इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 180 हमारा हो जाएगा -1, -1 इंटू ई डेल्टा एस माइनस ई डेल्टा एस। बच्चों अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपना एक्स स्क्वायर आई, डॉट में तो आई, सरफेस एरिया भी आई कैप है तो आई कैप 1 हो जाएगा सरफेस एरिया। एक्स की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी राइट साइड के लिए? देखो यहाँ पे है टोटल, ये जो हमारा बॉक्स है, मान लो बॉक्स यहाँ पे है इस तरह से, तो देखो बच्चों ये ओरिजिन है ओ, तो ये अपना 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो एक्स हमारा 2 का स्क्वायर और सरफेस एरिया तो 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट। तो राइट साइड का फ्लक्स हमारा आया 4 यूनिट, और लेफ्ट साइड का हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वही वापस एक्स स्क्वायर आई, डेल्टा एस भी आई कैप 1, सरफेस एरिया 1 का स्क्वायर। लेकिन लेफ्ट साइड का जो बच्चों है डिस्टेंस सिर्फ इतना ही, ये फेस इसकी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो 1 मीटर ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, ये लेफ्ट साइड का -1 यूनिट आया। अब बच्चों हम नेट फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं इसका, तो नेट फ्लक्स हमारा आएगा राइट साइड फ्लक्स प्लस लेफ्ट साइड फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स हमारा कितना होगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। तो आया ना आंसर? कौन सा आंसर आया? यस, नंबर 3 यूनिट हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 यूनिट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब अपनी एनसीईआरटी में एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे गॉस लॉ की बात दे रखा है, पर फ्लक्स आपको समझ आ गया है तो मैं आपको करा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन ओरली बता देता हूं कि अपने पास एक सिलेंडर है जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो व्हाट इज नेट फ्लक्स फॉर इट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक्स डायरेक्शन में है लाइक दिस। ओके, तो व्हाट इज नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर? ऑप्शन ए है ई डेल्टा एस, ऑप्शन बी है 2 ई डेल्टा एस, ऑप्शन सी है 3 ई डेल्टा एस, और ऑप्शन डी हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बोला गया है कि सिलेंडर में से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा हमारा, वो हमें बताना है। तो मेरे पास अपनी पानी की बोतल है, देखो बच्चों ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर में क्या होता है कि इट इज अ फ्लैट सरफेसिस, तो इसका एरिया आएगा इस तरफ, और ये जो फ्लैट सरफेसिस है उसका एरिया आएगा इस तरफ। ठीक है,
इसका एरिया इस तरफ, इसका एरिया इस तरफ, और जो फ्लैट कर्व्ड पोर्शन है उसका आप नीचे लो चाहे ऊपर लो, इट डजंट मैटर। ऊपर भी लोगे तो भी चलेगा, नीचे लोगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहना है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा वही रहेगा। इसका हमने एरिया ले लिया ऊपर, क्योंकि फ्लैट पोर्शन जो है वहां से ऊपर बनेगा, एंगल बन गया 90। इसका सरफेस एरिया इस तरफ, इसका सरफेस एरिया इस तरफ। इसीलिए मैंने आगे के इसी लेक्चर में बोला, सॉरी प्रीवियस सेशन में, कि हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड निकलता है, वो याद रखना है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड टू द सरफेस। तो मैं पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट का फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा फाई 1। तो ई डेल्टा एस कॉस 180 आएगा। क्यों 180? बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और 180 हमारा कितना बनता है, -1, राइट, -1 ई डेल्टा एस। तो अपना ये हो गया डेल्टा फाई 1 माइनस ई डेल्टा एस। अब बच्चों डेल्टा फाई 2 ये हमारा होगा ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 अपना 1 होता है, तो ई प्लस डेल्टा एस, ये अपना हो गया डेल्टा फाई 2। और जो पॉइंट 3 है बच्चों, ये पॉइंट 3 पे हमारा फ्लक्स है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 पे हमारा फ्लक्स बनेगा ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस 90, और कॉस 90 यानी कि 0। तो नेट फ्लक्स passing through cylinder is delta phi 1 plus delta phi 2 plus delta phi 3। ये आएगा हमारा माइनस ई डेल्टा एस, ये आएगा हमारा प्लस ई डेल्टा एस, और ये 0 दोनों कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट फ्लक्स हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नेट फ्लक्स हमें कितना मिलेगा, 0। तो आंसर हमारा आ गया यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं बच्चों। यहाँ पे आपको नोट बताता हूँ, आप नोट कर सकते हो उसको, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ सिखाऊंगा, तो उसमें भी आपको आइडिया आएगा कि ये जो नोट है वो कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आपको ये नोट करना है कि व्हेनेवर वी प्लेस एनी बॉडी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फ्लक्स ऑलवेज विल बी 0। तो कंसेप्ट क्या है इसका, कि जितनी लाइन अंदर एंटर करेगी उतनी ही लाइन लीव करेगी, जितनी लाइन हमारी अंदर एंटर करेगी उतनी ही लाइन लीव करेगी, इसीलिए हमारा इसका आंसर आता है 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों एनसीईआरटी का है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने क्वेश्चन देखा है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो एनसीईआरटी में दिया ही है, तो क्यों ना मैं वही पिक करूं, ताकि आपको भी आइडिया है कि एनसीईआरटी में भी अपने ऐसे क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल है और इसी चीज को रिलेट करते हैं। ये देखो बच्चों, ये अपना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसमें पहले ए पार्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन का। हमें यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 into 10⁻³ Newton per coulomb I cap. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अगर उसी प्लेन को अपने 60 डिग्री पे टिल्ट कर दिया तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके ऑप्शन भी नहीं लिख रहा बच्चों, तो क्योंकि ये हमारा कॉमन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। अब देखो मैं यहां बना लेता हूं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से ही तो सॉल्व होगा। अब देखो हमारी जो एक्स एक्सिस है वो ये एक्स है, ये वाई, ये जेड। अब देखो बच्चों हमें क्या बोला गया
कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट इज 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप है, आई कैप है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है। इतना तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई कैप में है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वायर पता कर लेते हैं। एरिया, लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ 10 सेंटीमीटर उसका मीटर में करो, ब्रेथ भी 10 ही होगी उसका भी मीटर में करो। ठीक है, 10 इंटू 10 100 यानी 10⁻², 10⁻², 10⁻², ये 1 1, 10⁻1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻², 10⁻², ये कैंसल। तो एरिया कितना है बच्चों 10⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया अपना आ गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों कि यहां पे हमें क्या करना है, whose साइड प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। हमारा जो प्लेन हमने रखा है वो कहां पे रखा है, ये Y और ये Z, यहां पे हमने रखा है इस तरह से, इस तरह से। ये अपना प्लेन है। यहां पे बच्चों देखो कि अगर मैं इसको प्लेन मान लेता हूं, प्लेन ये हमारी वाई एक्सिस है, तो प्लेन हमारी फ्लैट बॉडी इस तरह से है, तो उसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे हमारा एरिया बनेगा इस डायरेक्शन में, आई कैप। आई डॉट आई तो वैसे भी 1 ही होना है, तो यहां पे हम फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, कॉस 0 होगा, कॉस 0 नहीं लो तो आई डॉट आई 1 करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, और एरिया हमारा कितना आया 10⁻², वो भी कौन सी डायरेक्शन में आया, आई कैप में। आई डॉट आई, ये पूरा बच्चों डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई 1 3 10⁻³ इंटू 10⁻²। यहां पे बच्चों हमारा ये -2 बचा, तो -2 10⁻³ इंटू 10⁻² हमारा हो जाएगा 10⁻1, यानी कि 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ अब देखो कि -2 है तो 10⁻², 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻², 10⁻1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में हमें सिर्फ इतना बोला है कि इस प्लेन को हमें इस तरह से घुमाना है, 60 डिग्री पे इस तरह से टिल्ट करना है कि उसका जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना उसी डायरेक्शन में है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने प्लेन थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो उसका जो वेक्टर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ई डेल्टा एस कॉस 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन का एंगल है ही हमारा। एरिया 10⁻² और एंगल कॉस 61/2, तो 10⁻³ 10⁻² 10, तो 30, 10⁻³ -2 1, 10⁻² यानी 30 और 10, 10 इंटू 3 30, 30/2 15। तो इसका हमारा आंसर आया 15 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों मान लो, मैं आपको थोड़ा और इसमें कंसेप्ट बताता हूं कि अगर हमारा प्लेन उन्होंने बोला होता XZ में, तो यहां पे मैं प्लेन बनाता तो उसका जो वेक्टर है वो किसके अलोंग आता, बाहर की तरफ। ये भी हमारा बाहर की तरफ ही है, तो बाहर की तरफ आता है एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और अगर एरिया इस तरफ आता तो cos 90 बन जाता, तो उसमें कोई फ्लक्स लिंक नहीं करता फिर। तो आपको देखना पड़ता है कि हमारा जो प्लेन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन हमारा है AIPMT 2010 का,
मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं रहा बच्चों, बिकॉज डायग्राम से ही पता चल जाएगा आपको। ये अपना एक स्क्वायर बता रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से है। और अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to the surface in unit of वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन में लिख रहा हूं बच्चों, ए EL स्क्वायर कॉस थीटा, EL स्क्वायर साइन थीटा, EL स्क्वायर ये जीरो। वापस बच्चों वही कहानी हमारी आके खड़ी रही कि ऑलवेज ये हमारा क्यूब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया पास हो रहा है, जितनी लाइन अंदर पास हुई उतनी लाइन बाहर निकल रही है, या फिर लाइन बाहर से होगी तो क्रॉस ही नहीं करेगी, और जो लाइन क्रॉस करेगी द लाइन एंटरिंग द लाइन लिविंग। ओके, या फिर हम यहाँ पे ऐसा बोले कि एरिया वेक्टर जो भी अलॉन्ग होंगे उसके सॉरी परपेंडिकुलर होंगे वो तो cos 90 बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ओके, यहाँ पे जो भी लाइन है वो डायरेक्टली उसको पेनिट्रेट करके पास कर रही है, तो भी फ्लक्स 0, और अगर बाहर से होती तो फ्लक्स लिंक ही नहीं होता, तो भी आंसर 0 आता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0। मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था कि whenever any closed surface is placed inside the external electric field, flux link with the surface or body, that will be always 0। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू एवरीवन। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ में। बच्चों लेक्चर नोट आप एक्सेस करना मत भूलना, क्योंकि लेक्चर नोट से आपको ये पूरा जो मैंने यहाँ पे करवाया है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।